का स्वागत है हम हमारे इस कमाल की वीडियो में। आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक साउंड को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 या 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है मैंने। वो मैं देखता हूँ कितने पार्ट्स लगते हैं इसको। तो अब अगर आप इस वीडियो को इस पार्ट को, मैंने कहा कि साउंड का पहला पार्ट है, इस पार्ट को पूरा देखोगे ना तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। साउंड, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। मेरे को पता है आपको मोस्ट चीजें समझ में नहीं आएगी। अगर आपको समझ में नहीं आए ना तो पैनिक मत करना, मैं आपको चीजें समझा दूंगा। पहली बात, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। मतलब साउंड एक एनर्जी है। क्या है साउंड? एक एनर्जी। और हमारे ईयर्स एक सेंस ऑर्गन है, इतना हम जानते हैं। क्या है? सेंस ऑर्गन्स। और इनके अंदर हमको एक सेंसेशन होता है हियरिंग का, और वो सेंसेशन हमें होता है साउंड की वजह से। ये एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होती है, और इसे एक मीडियम चाहिए होता है। मैं दोनों चीजें समझाऊंगा, क्या होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट और क्या होता है एक मीडियम। सबसे पहले हम बात करते हैं एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, कर लेते हैं सबसे पहले बात। देखो, वाइब्रेशन, अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन। एक इमेजिन करो, ये आपके पास एक टेबल है। ये टेबल पे आपने एक स्केल रखा, इस तरह से आपने हाथ से दबा लिया स्केल को, और दूसरी तरफ से आपने इसे झटका दिया, तो क्या होगा? ये टिक ऐसे इसके ऊपर नीचे उतर रहेगा स्केल। तो वो होती है वाइब्रेशन। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट का मतलब उसके आगे पीछे, टू एंड फ्रो। तो उस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो, उस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें मैं हाईलाइट कर दूंगा आपके लिए। अबाउट इट्स मेन पोजीशन। अब नेक्स्ट है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ये भी ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। अब मैं आपको ना एक चीज समझाना चाहता हूं, वेव मोशन और पार्टिकल मोशन। पार्टिकल मोशन हम पढ़ते हैं, और ये मैं पर्टिकुलरली क्लास 9th के लिए है। ये पार्टिकल मोशन हम पढ़ते हैं कि जैसे कोई एक पार्टिकल को दूसरे पॉइंट पे जाना होता है ना, ए पार्टिकल को बी पॉइंट पे जाना है, इस पार्टिकल को। तो वहां जाने के लिए क्या कर सकता है? सबसे पहली चीज, ये चल के जाएगा। इस पे एक फोर्स लगेगी। सॉरी, मैं शुरुआत ऐसा नहीं करूंगा। इस पे एक्सेलरेशन लगेगी, फोर्स लगेगी, रिटार्डेशन लगेगी। क्यों? इसे रुकना भी तो पड़ेगा। अगर फोर्स रिटार्डेशन है तो फिर देखो एनर्जी, पावर, वर्क डन, और देखो वर्क डन, एनर्जी, पावर, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी ये। तो इतनी सारी चीजें होगी। पावर, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन की तो पुल लगेगा इस पे। ठीक है, इतनी सारी चीजें इस पे लगेंगी। और इसमें ना एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होगा। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट होगी। अब वेव मोशन की बात करते हैं। इसमें भी देखो क्या होता है, एक पार्टिकल को दूसरे पॉइंट पे जाना होता है, ए से बी। लेकिन इसमें क्या करता है, अपने अगले वाले पार्टिकल पे ना, जैसे ये हल्का सा वाइब्रेट करता है आगे, फिर पीछे, फिर रुक जाता है वापस, अपनी मून पीछे वाइब्रेशन करता है। इसकी मेन पोजीशन है, फिर आगे जाएगा, पीछे आएगा, वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। और अभी आगे क्या था ना, तब अगला वाला पार्टिकल भी इससे अफेक्ट हो गया, आगे पीछे वाइब्रेट करेगा। अगला पार्टिकल भी आगे पीछे, अगला पार्टिकल भी आगे पीछे, अगला पार्टिकल भी आगे पीछे, और इसी तरह देखते देखते ये बी पॉइंट पे पहुंच जाएगी। क्या? वेव पहुंचेगी। पार्टिकल नहीं मूव करेगा, वेव की मूवमेंट होगी। वेव, एक डिस्टरबेंस जाएगी वहां पे। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, सॉरी गलती कर दी मैंने, नो मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट। ये मूवमेंट गलत है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये मूवमेंट गलत है, क्योंकि मूवमेंट तो होती है ना टू एंड फ्रो मोशन में भी। नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट की बात है। ठीक है, ये समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, टाइप्स ऑफ वेव। अब हम पहले बात करते हैं वेव्स कितनी तरह की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। पहले मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव में मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मटेरियल मीडियम क्या होता है?
अच्छा, इसे समझने से पहले मैं आपको मीडियम समझा देता हूँ। साउंड का मीडियम क्या होता है, इसके लिए मुझे अभी वीडियो आनी पड़ेगी, ये वाला। हाँ, मटीरियल मीडियम आपको पहले समझा देता हूँ। मीडियम ऑफ साउंड क्या होता है? द सब्सटेंस और मैटर थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम ऑफ साउंड। मतलब अगर साउंड ए पॉइंट से जा रही है बी पॉइंट पे, तो जो ऐसे में जाएगी वो बीच में कुछ तो होना चाहिए। सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकती है, या फिर लिक्विड हो सकता है। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड्स साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स एंड स्लोएस्ट इन गैस। ये समझ आया? सब क्लियर है? ऐसा सब्सटेंस जिसमें से साउंड जाती है, ऐसा सब्सटेंस या मैटर थ्रू विच जिसमें से साउंड जाती है, ट्रांसमिट होती है। तो मतलब आपको ई वाला समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ठीक, मैंने कहा था ना उस ओवरव्यू समझा दूंगा मैं आपको। अब ये समझने के बाद आप ये समझ सकते हो टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। वाटर वेव्स, रोप, साउंड वेव, ये सब मैं आपको अभी समझाऊंगा इसे। मटेरियल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम और रेडिएशन, लाइट, एक्सरे और रेडियो वेव्स। समझ में आ गया? फिर भी मैं समझाना तो पड़ेगा ना मुझे भी। अब देखो, मैं ना दूसरे पेन से करता हूँ इस बार। मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। इसमें मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। ये मैं थोड़ा गलत बोल दिया। मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, मटेरियल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, ये मैं क्लियरली बोल देता हूँ इसको। मैकेनिकल वेव्स होती है वाटर वेव्स, साउंड और रोप वेव। रोप वेव क्या होती है कि रोप लो, अपने भाई को बोलो कि इस रोप को उठा ले, और दूसरा आदमी इस रोप को उठा लेगा। अब आप क्या करना है, इस रोप को झटका देना, ऊपर करके नीचे लाना है रोप को। तो कुछ ऐसा ऐसा होता है ना रोप में, और अपना आपका भाई पकड़ा हुआ है, ये भाई ने पकड़ा हुआ है आपके भाई ने, और ये आपने झटका दिया रोप को, तो इसे कहते हैं रोप वेव। तो आपको शायद आप एक्सपीरियंस किया होगा आपने कभी से। और ये बात इंपॉर्टेंट करने की है, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। क्या है? साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव को मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, इसलिए वो साउंड वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, जैसे रेडिएशन, लाइट, एक्सरे, रेडियो वेव। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ डज साउंड ट्रेवल। मैं बता रहा हूं, ये टॉपिक तो आपको समझ में आके रहेगा, देखना इस वीडियो के बाद। तो हाउ साउंड ट्रेवल, द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस एनर्जी। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस एनर्जी। क्या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? हाँ, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा था ना, ये एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी एनर्जी अगले पार्टिकल को ट्रांसमिट होती है, फिर इसकी एनर्जी अगले पार्टिकल को ट्रांसमिट होती है, इसकी एनर्जी अगले पार्टिकल को ट्रांसमिट होती है। पहले जो इसने एनर्जी लूज की ना, वो इसने एनर्जी गेन कर ली, और जो इसके बाद ये जो एनर्जी को इसने गेन किया ना, फिर उसको लूज करता है, और फिर वो जो लूज एनर्जी वो अगले में चली जाती है। इसने गेन किया, फिर लूज किया, तो ऐसे गेन द एनर्जी अगले पार्टिकल पे ट्रांसफर होती है। द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू द अदर मॉलिक्यूल्स, अदर कौन से? जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के अलावा। एंड द एनर्जी गेन इज अगेन पास टू द अदर मॉलिक्यूल्स। मतलब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, उसने एनर्जी अगले पास करी, ये भी वाइब्रेट होना शुरू कर दिया, फिर अगले को पास दी, ये वाइब्रेट होना शुरू कर दिया, ये पास दी, अगले को वाइब्रेट होना शुरू हो गया। अब ये जरूरी नहीं कि ये भी वाइब्रेट हो रहा हो, ये शायद रुक गया होगा, आगे जाके रुक गया हो, पीछे आके। तो मतलब इसने आगे गया, रुक गया, आगे गया, रुक गया, आगे गया, रुक गया, ऐसे एनर्जी ट्रेवल हो गई। When the vibration fall on our eardrum, we feel vibration as sound. जब eardrum पे हमारी जो वाइब्रेशन है ये गिरती है ना, मतलब टच होती है, या फिर उस पे falls on our eardrum, we feel vibration as sound. ठीक है, अगर आपको अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत है ना, तो मैं आपको एक GIF समझाता हूँ। ये GIF आपको समझ में आएगा कैसे, ये क्या मतलब है इसका। पहले से मैं रोकता हूँ। देखो, ये क्या है? ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये ट्यूनिंग फोर्क है। ये दिख रहा है, ये बीच में जो वाइब्रेट कर रहा है, देखो ये एक ट्यूनिंग, अगर आपको दिख नहीं रहा कोई बात नहीं, मैं आपको भी अब दिख जाएगा। ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क। अब आप ये देखो कि ये ट्यूनिंग फोर्क है ना, ट्यूनिंग फोर्क, जब ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है ना, तो इसके जो पास वाला है, पास वाला, ये जस्ट पास वाला, इसके इमेजिन करो, ये जस्ट अभी इमेजिन करो कि जस्ट पास वाला ट्यूनिंग फोर्क के बाहर का जो साउंड वेव है, उसको इसने एनर्जी पास करी। फिर ये जो साउंड वेव है ना, ये आगे को था, अपनी अगली वाली वेव को एनर्जी पास करेगी, अगली वाली वेव को, अगली वाली वेव को, अगली वाली वेव को, इसको अगली वाली वेव को। और आपको ये दिख रहा है ना, ये यहां पे देखना आप,
क्या है ये? कंप्रेशन दिख रहा है आपको? एक कंप्रेशन, इसे क्या कहते हैं? कंप्रेशन। और अगर आप और कहीं जगह पे देखोगे ना, कहीं और, तो अब क्या दिखेगा कि यहाँ सीधे देखो, यहाँ इस कंप्रेशन के आगे देखो, यहाँ पे खुल रहा है ना पूरा, इस जगह पे ये देखो पूरा खुल रहा है ना, इसे कहते हैं रेरिफैक्शन। ठीक है, अब ट्यूनिंग फोर्क ने एनर्जी पास करी अगले साउंड वेव को, उसने अब अगले साउंड वेव को, उसने अगले साउंड वेव को, उसने अगले अगले साउंड वेव को करते करते आगे तक एनर्जी पास हो गई। तो ये था इस EIF का मतलब ताकि मैं आपको समझा पाऊंगा अच्छे से इस EIF से मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ट्यूनिंग फोर्क ने एनर्जी अगले को पास करी, उसने अगले को, उसने अगले को, अगले को, मतलब एनर्जी जो अगले वाले ने गेन करी ना, उसने अपने अगले वाले को पास कर दी, फिर उसने जो गेन करी उसने अपने अगले वाले को पास कर दी। ठीक है, अब स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? साउंड की स्पीड, नॉर्मली साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड नॉर्मली, लेकिन अगर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में थोड़ा अंतर है ना, तो उसकी स्पीड आगे पीछे हो जाती है। इट इज द इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड एंड एयर इज 340 मीटर पर सेकंड बताया मैंने आपको। ग्लास में 390 और वाटर में 1498। एक बार बताऊं, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना सॉलिड्स में, ये सॉलिड है, वो ज्यादा होती है लिक्विड से और वो ज्यादा होती है गैस से। मतलब सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड में होती है और सबसे कम स्पीड गैस में होती है। मैंने शायद यहाँ पे लिखा भी था कहीं पे, अच्छा नहीं लिखा था मैंने आपको, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने शायद, ये लिखा था मैंने, ये देखो ये दिखा, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स एंड स्लोएस्ट इन गैस। वही तो यहाँ पे देखा हमने, देखो अब कंपेयर करो स्पीड को, स्पॉट 1498, 3980 और 340, ये सबसे ज्यादा है और ये सॉलिड की स्पीड है और ये सबसे कम है, ये गैस की स्पीड है। समझ आया कब सारा किस पे कौन सा दी? इसलिए अगर आप अपने भाई को बोलो कि बेड के दूसरी तरफ चले जाए, वो जैसे ये बेड है, ये आप इसे ट्राई करना, एक बेड है, ये बेड के यहाँ पे घड़ी पड़ी है, क्या है? घड़ी, क्लॉक है। आपका भाई खड़ा हुआ है यहाँ पे और वो घड़ी सुन रहा है और आप अपना सिर टिका के खड़े हो बिस्तर के, ऐसे बिस्तर पे अपना कान टिका लिया है ताकि आपको बेड के जरिए सुनाई दिए। तो आपको सबसे पहले सुनाई देगी अपने भाई से। जो आप उससे बोलना कि जैसे सुनाई देना, अब बोलना सुनाई दे गई, तो आपको पता चलेगा कि आपको ज्यादा जल्दी सुनाई दी। क्यों? क्योंकि बेड एक सॉलिड है। बेड क्या है? एक सॉलिड है, एक सॉलिड है और सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद ट्राई करके देखना, मैंने खुद ट्राई किया था घड़ी के साथ और मेरे को सच में पता चला था ये। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक मीडियम के बिना, क्या एक मीडियम के बिना साउंड ट्रेवल करती है? अभी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक ग्लास का एक जार लिया है, बेल का जार लिया है, बेल जार होते हैं कुछ चीजें। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक बजर लिया है ना, और इस बजर को कनेक्ट कर दिया है वायर से, टर्मिनल से, और यहाँ पे एक एयर टाइट बेस है और एक सक्शन पंप है। अब हमने इसे ऑन किया इलेक्ट्रॉनिक बजर को और फिर क्या होती है, पी आवाज चल रही है। उसके बाद जब हमने हल्की हल्की एयर है ना निकालना शुरू करा, मतलब हल्की से हवा निकालते हैं तो कैसी आवाज आई, पी, मतलब आवाज कम होने लगी, पी आ रही थी ना, तो पी ऐसे कम होगी। और जब सारी हवा यहाँ पे अगर वैक्यूम हो गया ना, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ जो साउंड है ना, साउंड हम सुन नहीं पाएंगे, हम सुन नहीं सकते। अगर यहाँ पे वैक्यूम हो गया तो हम सुन नहीं सकते साउंड को। ठीक है, इसीलिए मून पे साउंड की स्पीड कितनी होती है? होती नहीं है साउंड वहां पे, क्योंकि वहां पे एयर नहीं है और एयर के बिना साउंड सुनाई देती। तो फिर एस्ट्रोनॉट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं दूसरे से मून पे, एटमॉस्फेयर मतलब स्पेस में? ये मुझे आप कमेंट्स में बताना कि एस्ट्रोनॉट किस जरिए से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया? इसका कंक्लूजन देखते हैं कि मतलब जब इसमें गैस थी, एयर थी इसमें, तब हमको सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो एक मीडियम की तरह काम करती है साउंड का, है ना। लेकिन जब धीरे धीरे एयर कम होने लगी ना, तब साउंड का मीडियम भी कम हुआ, इसलिए साउंड भी कम सुनाई दिया हमें। और जब साउंड बिल्कुल ही कम हो गई तो बहुत ही कम सुनाई दी, और जब साउंड के लिए एयर गायब ही हो गई ना, तब हमको साउंड सुनाई ही नहीं दी।
इसका मतलब कि साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। यही तो हमने देखा था अभी कि साउंड एक क्या है, एक मैकेनिकल वेव है साउंड, जिसे मटेरियल मीडियम जरूरी होता है और ये मटेरियल मीडियम के बिना ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, समझ में आया। अब हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं साउंड वेव से रिलेटेड। इसमें हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को डिस्कस करने वाले हैं। जो दोनों बचे हुए हैं इनको हम अलग अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्कस करने वाले हैं। पहले फ्रीक्वेंसी हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम कितनी बार कोई चीज होती है। जैसे हम बोलते हैं अरे तुम इतनी फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हो, तुम इतनी फ्रीक्वेंटली घूमने जाते हो, तुम इतनी फ्रीक्वेंटली तेल लगाते हो, इतनी फ्रीक्वेंटली नहाने जाते हो। मतलब एक लिमिटेड टाइम में अगर कोई चीज एक्स टाइम में 10 बार हो रही है और वही चीज एक्स टाइम में 20 बार हो रही है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा? इस वाले की ना। टाइम लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम के अंदर कितनी बार होती है कोई चीज, तो उससे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है उस पर। ठीक है, अब मुझे बताओगे, मैं 2 डायग्राम चलाऊं ताकि आप कंपेयर कर सको, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है फर्स्ट, इसकी या इसकी? फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से मेजर करते हैं। न्यू, ये वी बनाया और पीठ पे इसे हमने, ये वी बनाया और ये पीछे की तरफ वी के पीठ पे हमने एक मुक्का मार के इसे ऐसे दबा दिया, तो इसे कहते हैं न्यू। अब न्यू 1 ज्यादा है या फिर न्यू 2? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आराम से सोच के बताओ मुझे। टाइम खत्म होता है। अब देखो, ये अगर हम बात करें इस पूरे की पूरे वेव में, यहां तक, इसमें यहां तक और इसमें, सॉरी यहां तक नहीं, 2 ट्रफ्स मतलब यहां तक, सॉरी यहां भी नहीं, रुको, इसे कंपेयर करना पड़ेगा यहां। ठीक है, हाँ अब देखते हैं। मैंने एग्जैक्टली देखा है इस बार, ऐसे नहीं मैंने अंदाजा लगा लिया, एग्जैक्टली देखा है मैंने इस फोटो में। देखो यहां पे ना, अब देखो ये पूरी की पूरी जो सेकंड वेव है ना, सेकंड वाली, इस पूरी वेव का में कितने ट्रफ आ रहे हैं? 1 2, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ट्रफ आ रहे हैं। मतलब इस ट्रफ आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यहाँ पे। अब बिना समझे ही बता दो कि फ्रीक्वेंसी किस ज्यादा है। मतलब इस वाले में ना कम टाइम में, ये टाइम दोनों का सेम है याद रखना, कम टाइम में ज्यादा पर वो वाइब्रेट कर रहा है, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। अब फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला भी होता है, F = 1/T, क्योंकि इसका मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है वाइब्रेशन पर सेकंड है ना, पर सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब। जैसे आप सोच रहे होंगे कि 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो सकती है। आप एक, मैंने बताया ना एग्जांपल, टेबल के ऊपर स्केल रखो और फिर उसे वाइब्रेट कराओ, तो उसका हम देखना 1 सेकंड में कितनी बार वो वाइब्रेट करता है, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, ये समझ आया, फ्रीक्वेंसी समझ में आई। अब हम बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ होती है वेव की लेंथ, इतनी होता है क्या? नहीं, इसे में हम वेवलेंथ बनाने के लिए वेवलेंथ को मेजर करते हैं लैम्डा, इसका यूनिट है लैम्डा, ऐसे नहीं बनता ये यू, हाँ लैम्डा। ठीक है, यहाँ मैंने बनाई भी नहीं थी क्योंकि यहाँ पे कीबोर्ड पे टाइप करने का ऑप्शन नहीं होता ना, बनाता हूँ। लैम्डा होता है 2 ट्रफ। पहले मुझे बताओ कि ये क्या है और ये क्या है। 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। 2 ट्रफ के बीच में, अभी यहाँ पे एक ही ट्रफ है इसलिए हम 2 क्रस्ट की बात कर लेते हैं। 2 क्रस्ट या फिर 2 ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, वो होती है वेवलेंथ। मतलब अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता है ना, ये यूं होता है ना, तो इनके बीच में और इनके बीच में सेम होता है। लेकिन अभी ये डायग्राम ऐसा नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं। तो ये लैम्डा 1, इसके बीच का लैम्डा 2। ओ माय गॉड, अब मुझे बताओ कौन सा लैम्डा ज्यादा है? ये कंफ्यूजिंग लग रहा है। लैम्डा 2, बताओ कौन सा लैम्डा आपके पास ज्यादा बड़ा है? 3 सेकंड, 10 सेकंड, चलो। टाइम खत्म होता है। लैम्डा 1 ज्यादा है। क्यों? इसमें आप देख सकते हो डिस्टेंस कितनी ज्यादा है, मतलब इसका जो बीच में स्पेस है वो ज्यादा है, इसमें कितनी कम स्पेस है।
तो ये होती है दो वेव के बीच में कितनी डिस्टेंस, लेंथ कितनी है उनके बीच में, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है खत्म, लेकिन इसका मैं आपको एक रिवीजन दूंगा। साउंड क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है, मीडियम चाहिए होता है। और ये बात इंपॉर्टेंट है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और ये वाला साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ये आप नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए। कर लिया? अब वेव मोशन में क्या होता है? नो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। लेकिन पार्टिकल मोशन में एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि वो पार्टिकल खुद चल के हो जाता है, जैसे अमेजोन वाला आता है। उसके बाद मीडियम ऑफ साउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंस और मैटर थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम ऑफ साउंड। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, साउंड टर्बुलेंट, फास्टेस्ट इन सॉलिड्स एंड स्लोएस्ट इन गैस। अगर आपको ये मैकेनिकल वेव है कि नॉन मैकेनिकल वेव, मटेरियल रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, ये मैं हाउ साउंड ट्रेवल समझ गए ना, ये इससे दिखा देता हूँ आपको मैं। ये इस वाले को दिया पहले, उसके बाद इसने अगले वाले को दिया, फिर इसने अगले वाले को दिया, फिर इसने अगले वाले को दिया, इसने ऐसे कर करके ये आगे बढ़ता रहता है यूं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में वेव मोशन होता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब अगला पढ़ते हैं स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड होती है ये अब मैं पढ़ नहीं रहा, आपको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, ओलंपियाड लेवल में भी आते हैं ये। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। ये एक्टिविटी थी एक जो हमने देख ली, टर्म्स टू साउंड वेव, ये फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला एक बार इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू 1/t। हम अगले पार्ट में एक डेरिवेशन देखने वाले हैं इसी फॉर्मूले से वेलोसिटी की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेरे को आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करके ही और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।